कंट्रोल। हाँ जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.13 ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन 1। तो इसमें वो जी कहता क्या है जी, वो कहता है अ कोर विद 3 लेग्स, यानी एक ऐसी कोर है जिसकी 3 टांगें हैं। अब टांगें बयान करने का उसका ये मतलब तरीकाकार होता है कि वो बनाई इस तरह से गई। अभी आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी, जिसे फिगर P110 में दिखाया गया। मैंने इसी वजह से ये स्टेटमेंट लिखी है क्योंकि ये एक पेज पे स्टेटमेंट एक पेज पे शेप है, तो हम इकट्ठा उनको मतलब ऐसे बार बार आगे पीछे करने से टाइम वेस्ट करेंगे। वो कहता है इट्स डेप्थ, इसकी चौड़ाई जो है वो मतलब कि गहराई जो है 5 सेंटीमीटर है। देर आर 400 टर्न्स ऑन सेंटर लैग, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट करने के लिए हमने नंबर ऑफ टर्न्स रखे हैं, उनकी तादाद कितनी है जी 400। उसके बाद कहता है कि द रिमेनिंग डायमेंशंस आर शोन इन फिगर। कहता है कि बाकी की जो मतलब चीज़ें हैं वो भी आपको फिगर के अंदर शक्ल के अंदर देखने को मिल जाएंगी। द कोर इज़ कम्पोज ऑफ अ स्टील के स्टील से कोर को तैयार किया गया है, जिसकी मैग्नेटाइजेशन कर्व भी आपको दी गई है फिगर के अंदर। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वो कहता क्या है जी देखिए स्टूडेंट्स, वो कहता है ये एज यूज़ आपके सामने है। वो कहता है व्हाट करंट इज़ रिक्वायर्ड, यानी हमने करंट मालूम करना है टू प्रोड्यूस अ फ्लक्स डेंसिटी 0.5 टेस्ला इन द सेंट्रल लेग ऑफ द कोर। सेंट्रल लेग की बात कर रहा है, समझ आ रही है ना। तो हमने जी यहाँ पे मेंशन कर तो मैं सेंट्रल लेग। अब हम मालूम क्या करना चाहते हैं जी, फ्लक्स फ्लक्स नहीं सॉरी करंट आई हमने मालूम करना है, समझ आ रही है जी। और फ्लक्स डेंसिटी दी गई है सेंट्रल लेग की, तो लिहाजा मैं इसे बी सेंटर के नाम से प्रेजेंट करूँगा। ठीक है, कितनी दी थी 0.5 टेस्ला, और वो हमसे चाहता है कि आप करंट मालूम करें। बस इतनी सी कहानी उसने हमें बताई हुई है, बाकी देख लें, अब सब कुछ हम पर है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपके सामने डाटा तो लिख दिया कि ये वो शेप्स हैं जो वो कह रहा था कि आपको दिखाई जानी चाहिए, यानी कि फिगर 1.10 सी और 1.10। ठीक है, अब मैं इस मतलब के तो स्टूडेंट्स मेन मैं आपको फार्मूला याद करवाता हूँ। हमने एक फार्मूला पढ़ा था F इज़ इक्वल टू एन आई। आज स्टूडेंट सारी पेंसिल जो है अपना साथ छोड़ रही हैं, तो रात का टाइम है, इस वक्त तो मैं पेंसिल ला भी नहीं सकता। तो F इज़ इक्वल टू एन आई हमने यहाँ पे फार्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब आप पूछेंगे सर F इज़ इक्वल टू एन आई काम तो आएगा, लेकिन हमें नंबर ऑफ़ टर्न्स पता है, यानी कि इसमें बताया गया था कि हमारे नंबर ऑफ़ टर्न्स कितने हैं जी, ऊपर यहाँ पे मेंशन था, ये देखिए 400 टर्न्स थे। ठीक है, तो एन की तादाद थी 400, लेकिन हमें करंट के बारे में कोई इल्म नहीं है। ये तो हमने चले मालूम करनी है, फार्मूला बन जाएगा एफ़ ओवर एन। तो एफ़ कहाँ से आप निकाल के देंगे, बात ये आती है। मैं आपको बताता हूँ जी, मैं आपको एफ़ कैसे निकाल के दूंगा, देखिएगा ज़रा। नंबर ऑफ़ टर्न्स कितने हैं पहले ये मेंशन कर दें, 400 टर्न्स। और स्टूडेंट्स देखें, आपने अभी देखा कि अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालना चाहूँ, टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स का क्या फार्मूला हो सकता है। टोटल फ्लक्स के कई फार्मूले होते हैं। यहाँ तो मैं यहाँ पे ओहम्स लॉ यानी कि एफ ओवर आर कर लूँ, या मेरे पास ये भी फार्मूला होता है कि मैं बी ए फाइव इक्वल टू बी ए का इस्तेमाल कर लूँ। तो मुझे बी देखें मालूम है, एरिया किसका आ जाएगा, देखें बी उन्होंने सेंटर का दिया तो एरिया भी सेंटर का ही लूँगा। अब आप बोलोगे सर यार ये क्या चक्कर है, आप मतलब सेंटर का एरिया और मतलब बी कैसे ले सकते हो, ओवरऑल आपने फ्लक्स देखना होता है। तो देखिएगा ज़रा शेप को, यहाँ से हमारा मतलब फ्लक्स जनरेट हुआ इसमें से। ठीक है, तो इसकी जो ऐसे लेंथ की मेन पाथ लेंथ्स बनती हैं ना, वो ये बनती हैं, ये देखें सेंटर वाली ऐसे एक लाइन आ जाएगी हमारे पास सेंटर में। ठीक है, ये मेरे पास L3 है जी सेंट्रल लेंथ। उसके बाद ये सारा एक पूरा लेंथ का चक्कर होगा, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने L1 का रास्ता कवर करवा दिया, ये L1 का। ठीक है, और इस साइड से होगा L2 का। ठीक है, समझ आ रही है ना बात मेरी की, ये L2 है। अब ये थोड़ी लाइन तेरी मेरी बन जाए तो काम चला लीजिएगा। अब ज़रा आपने गौर करना है स्टूडेंट्स, जो हमारा टोटल फ्लक्स है ना यहाँ से निकलता है, यानी फाई 3 हमारा फाई टी आप इसे कह लें, टोटल फ्लक्स यहाँ से निकलेगा, क्योंकि जब करंट इसमें फ़्लो करेगा वायर में तो फ्लक्स जनरेट होगा। अब जब इसने ऊपर जाना करंट की तरह, कहने करंट गई है ऊपर, करंट ने आगे दो हिस्सों में तकसीम होना, कुछ इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी, कुछ वाली बात ही नहीं है, आधी इधर जाएगी आधी इधर जाएगी। आपको मैं बताता हूँ उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है, फ्लक्स आधा इधर जाएगा आधा इधर, क्योंकि स्टूडेंट्स देखें इधर भी उतना ही मतलब रिलक्टेंस जनरेट हो रहा है, इधर भी उतना ही रिलक्टेंस जनरेट हो रहा है। देखें यहाँ पे अगर हम इसकी लेंथ मेजर करते हैं और उसकी लेंथ मेजर करते हैं, दोनों की सेम आनी है, क्योंकि देखें यहाँ पे भी इसने हाफ़ कवर किया हुआ है, उसने भी हाफ़ ही कवर किया हुआ है, और लेंथेज आपको साइड उन पे सेम नज़र आ रही हैं। देखो इसका मैं चलो यार आपके लिए करते हैं, अब क्या यार मतलब इतनी देर लगाना, आपको बताना भी ना, देखना ज़रा।
मैं L1 और L2 निकालने लगा हूँ। देखें L1 हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो इसने क्या किया, 5 का हाफ कवर किया, आगे पूरा 16 कवर किया। तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा 2.5, ठीक है यार। एक तो ये इसको नीचे वाले दर्जे पे ही ठीक थी, ये ऊपर जाके इसने ज़्यादा कोई ना शो आउट करवाना ख़त्म कर दिया, मज़ा नहीं आ रहा। आप सही नज़र आ रहा है आपको जी, अब ठीक है। तो देखें स्टूडेंट्स 2.5 ये मतलब 5 का हाफ हो गया। यहाँ से मैं चलना स्टार्ट कर रहा हूँ ऊपर से, तो देखो ये 2.5 प्लस फिर जब मैं आगे बढ़ा ये 16 कवर हो गया, ऊपर की जानिब से चल रहा हूँ, यहीं पे यहाँ पे पहुँचा मैं। फिर आगे फिर से 5 का हाफ है, यानी ये आ जाएगा 16 जमा 2.5। उसके बाद फिर यहाँ पे जब कर्व लेता हूँ तो यहाँ पे फिर से 5 का हाफ कवर होता है, 2.5 प्लस 2.5, ठीक है जी। फिर आगे से 16 कवर होता है रास्ता, तो जमा 16। उसके बाद फिर से 5 का इधर से हाफ और इधर से हाफ, हाफ हाफ मुकम्मल हो गया, मतलब कि 5 जमा हो गया। अब जब हम इसको आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 16 का फिर से पूरा कवर हो जाता है, तो जमा 16। समझ आ रही है ना मेरी बात की। और यहाँ पे फिर से 5 का हाफ, तो जमा 2.5। अब ये ओवरऑल मुझे आंसर देगा कि ये लेंथ कितनी है L1 मेरी। ये देखें स्टूडेंट्स 63 सेंटीमीटर आपकी लेंथ है L1। इसी तरह से आप L2 कैलकुलेट कर लो, मैं गारंटी के साथ आपको लिखाया दे रहा हूँ कि L2 भी इतनी ही है, क्योंकि हमने यहाँ से ही चलना है, यहीं पर आना है। देखें लेंथ सेम है, रेंज सेम है, यही लेंथ आएगी। L1 इज़ इक्वल टू L2 विच इज़ इक्वल टू 62 सेंटीमीटर। तो ये पहले ही कहीं पे मेंशन कर दो, क्योंकि ये आपके काम आएगा। L1 इज़ इक्वल टू L2 विच इज़ इक्वल टू 63 सेंटीमीटर। इन मीटर वी कैन से डैट इट इज़ इक्वल टू 0.63 मीटर, क्योंकि हमें इसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा मीटर में लिखने के लिए। समझ आ गई जी इस बात की। अब चलते हैं जी आगे। डन हो गया जी। अब देखें, अब हमें मतलब कि L1 और L2 पता, मुझे L3 भी मालूम कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये डाटा बाद में मेरे काम आ सकता है। L3 मीन सेंट्रल लेंथ, तो डाटा काम आएगा, इसलिए मैं ये भी मालूम कर रहा हूँ। ये देखें L3 यहाँ से शुरू हुई और नीचे तक गई। इसने ऊपर से भी 5 का हाफ कवर किया, नीचे से भी 5 का हाफ कवर किया, मतलब पूरा 5 और 16 इसने कवर किया। कितना हो गया 21 सेंटीमीटर ये कवर कर रही है। तो 21 को 100 से डिवाइड करो तो 0.21 मीटर आ जाएगा। अब चलते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ। ये तो डाटा वो है, ये वो डाटा स्टूडेंट्स मैंने लिखा है जो हमारे बाद में काम आना है, ठीक है। तो ये मैंने डार्कनेस थोड़ी सेट कर दिया है ताकि आपको नज़र आए। अब देखो मुझे बी तो पता है, एरिया मैं कैसे मालूम करूँगा। अब हमें इतना तो पता चल गया, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स पता क्या है स्टूडेंट्स। वो जो असल बात थी वो तो रह गई है कि अगर इनकी लेंथेस बराबर है ना, तो आपको पता है आर का क्या फार्मूला होता है रिलक्टेंस का फार्मूला होता है L ओवर माइक्रो अम्पेयर। इसमें एरिया भी सेम है। देखिए एरिया दोनों तरफ से 5 सेंटीमीटर इनकी मतलब चौड़ाई है, तो हमने डेप्थ के साथ मल्टीप्लाई दे के एरिया निकालने हैं। तो इसका मतलब इनकी रिलक्टेंसेस सेम है, R1 और R2 दो आपस में बराबर हैं, जिसकी वजह से यानी कि फ्लक्स जो है वो टोटली आपस में मतलब इक्वली डिवाइड होगा। यहाँ पे 5 1 जाएगा, इधर 5 2 जाएगा, मतलब 5/5 का हाफ जाएगा इधर, 5t का हाफ जाएगा इधर। यानी अगर ये 150 निकला है तो उसका मतलब 75 इधर जाएगा, 75 इधर जाएगा, मतलब कि टोटली हाफ डिवाइड होके जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। इस वजह से हम उनको बीच में कैलकुलेट नहीं करते, हम बस इसके एरिया की बात करेंगे। टोटल फ्लक्स निकालना जो हम चाह रहे हैं, इसका एरिया कितना स्टूडेंट्स देखो। एरिया इसका हम देखेंगे, ये देखें इसकी चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। L3 जिस दर्जे में आ रही है 5 सेंटीमीटर चौड़ाई है ना। ये सर्कल अगर मैं ऐसे लगाता हूँ इसका, अब सर्कल क्या लगाना है, ये वैसी लाइन लगी हुई है जैसे नंबर ऑफ टर्न्स है ना, यही सर्कल बन जाता है। तो 5 सेंटीमीटर इसकी क्या है जी चौड़ाई है। इसको मैं डेप्थ यानी गहराई से ज़रब दूंगा तो मेरे पास एरिया आ जाएगा। 5 ज़रबे 5 कितना होता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इतना आप वैसे ही जानते हो। 25 को जब मैं मतलब देखें मीटर स्क्वायर में लाना चाहूँगा तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, मुझे लाना है उसे मीटर स्क्वायर में, तो मुझे उसे 2 दफ़ा 100 से तकसीम करना पड़ेगा। 100 ज़रबे 100 यानी 200 से डिवाइड किया तो मेरा काम डन हो जाएगा। ये देखें तो ये आ रहा है 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -3। अगर मैं इसे इशारिया की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मेरे पास सेंटर का एरिया आ गया, यानी जिसे मैं A3 लिख सकता हूँ। ये A3 फिर होगा, समझ आ रही है ना मेरी बात की बच्चों। तो A3 हमारे पास कितना आ गया जी 0.0025 मीटर स्क्वायर। अब आप फ्लक्स निकाल सकते हो। आप देखिएगा मुझे फ़ायदा क्या हुआ, मैं फ्लक्स निकाल लूँगा, ठीक है, टोटल फ्लक्स। तो बी का क्या फार्मूला है जी हमारे पास, बी का फार्मूला बोल गया, वैल्यू क्या है जी सेंट्रल फ्लक्स की डेंसिटी आ जाएगी फिर 0.5 और एरिया इसका कितना है
एरिया आया 0.0025। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं। आपका कैलकुलेटर किधर गया जी? कैलकुलेटर तो हाथ में ही है। तो आंसर अभी अभी हमने इसका एरिया निकाला, तो उसको मल्टीप्लाई दे देते हैं किसके साथ? 0.5 के साथ। तो ये देखें मुझे दे रहा 1.25। अगर मैं इसका इशारिया पीछे लेके जाऊँ, ये बन जाता है 0.00125 वेबर, क्योंकि इसका जो यूनिट होता है वेबर होता है फ्लक्स का। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास फ्लक्स निकल आया। अब आप ये पूछेंगे सर फ्लक्स तो निकल आया, फ्लक्स हमारी किस तरह से मदद करेगा? जैसे कि हमने अभी अभी देखा, ये जो हमारे पास बी है ये सेंटर का है, हमें साइडों वाले बी मालूम करने हैं, मतलब साइडों की फ्लक्स डेंसिटी मालूम करनी है। अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। पढ़ाने का मतलब यही होता है स्टूडेंट्स। देखें ये जो मतलब कि इस साइड का फ्लक्स है वो B1 है, ठीक है। इस साइड का फ्लक्स B2 है, ठीक है। ये आपस में इक्वल होंगे। कैसे? देखें, हमने B का फार्मूला पढ़ा हुआ ना, फाई इज इक्वल टू BA। यह हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, फाई इज इक्वल टू BA। इन दोनों के एरियाज़ भी इक्वल हैं, क्योंकि इनकी चौड़ाई इक्वल है, तो डेप्थ से मल्टीप्लाई होकर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ जाना। लेंथेस भी आपने देख ही ली हैं, लेकिन लेंथ का भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने इनके क्या निकालनी है? हमने फ्लक्स डेंसिटीज़ निकालनी है। तो देखें, अब हमने जैसे बात की है, यहाँ पे भी फाई वन, यानी यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल इसका फ्लक्स जो जा रहा है वो फाई वन है, इस तरफ फाई वन जा रहा है, इस तरफ फाई टू जा रहा है। अब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इनमें इक्वली डिवाइड होना, मतलब कि फाई वन और फाई टू बराबर होंगे फाई टी बाई टू का, यानी कि फाई वन इज़ इक्वल टू फाई टू विच इज़ इक्वल टू फाई टी, यानी कि टोटल फाई का हाफ, दोनों में हाफ हाफ इक्वली डिवाइड होके जाएगा। तो 0.00125 को आप 2 पे डिवाइड करवा लो। ये देखो डिवाइडेड बाय 2 डायरेक्ट मैंने किया। 0.0000625 वेबर, ये आपका आ गया जी 5152। मेन हमने मालूम क्या करना है जी? मेन हमने मालूम करना है अपना करंट को। करंट देखिएगा, बस मालूम करने के नज़दीक जा रहे हैं हम फाई की मदद से अपना मतलब क्या निकालेंगे जी? अपने ये B1 और B2 को निकाल लेंगे, जो डेंसिटी है B1 इज़ इक्वल टू B2, क्योंकि इनकी डेंसिटीज़ भी फिर बराबर होंगी अगर फाई बराबर है। क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका फार्मूला होता है जी, देखें मेरे पास फार्मूला था फाई इज़ इक्वल टू B है, मैंने यहाँ पे कहीं पे लिखा है, ये लिखा था, ये देखें इसकी जगह ये हमारे पास कहाँ पे मैंने लिखा होना चाहिए, ये मैंने कहीं पे नहीं लिखा। तो ये फार्मूला था जी, फाई इज इक्वल टू बी ए फार्मूला होता है। तो देखें फाई इज इक्वल टू बी ए, और बी का क्या फार्मूला बनेगा? फाई ओवर ए। एरिया भी दोनों का इक्वल है, उसके बाद इनके फाई भी इक्वल है आपस में, देखें फाई वन और फाई टू। तो लिहाजा हम इसे सिंपल एक फाई कंसिडर करके क्या कर सकते हैं जी? डिवाइड करवा सकते हैं किस पे? एरिया पे। तो एरिया दोनों का सेम है, हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स ऊपर कि एज फाई वन इज़ इक्वल टू फाई टू विच इज़ इक्वल टू फाई, यानी दोनों तीनों सेम है, तो लिहाजा हम इसे फाई ही कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। हम उससे ये कहेंगे जिसकी वैल्यू कितनी है? 0.000 कहाँ पे गया यार? फाई है ना, हाँ ठीक है, 625 वेबर। अब हम बात करते हैं उससे एरिया की, यानी एरिया भी दोनों का सेम है। A1 इज़ इक्वल टू A2 विच इज़ इक्वल टू A विच इज़ इक्वल टू, अब देखो एरिया हमने अभी निकाला नहीं है, ये कितना आता है? ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, क्योंकि इनकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर अभी अभी हमने देखी है, और इनकी जो गहराई है वो भी 5 सेंटीमीटर है। तो चौड़ाई मल्टीप्लाई बाय गहराई करेंगे तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा, जो कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जिसे हमने अभी अभी मीटर स्क्वायर में किया था, तो ये आया था। मतलब हर एक का एरिया सेम है, A3 भी इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.025 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। समझ आ रही है ना? जिन बच्चों को नहीं आई उनको मतलब समझाने के लिए मैं ये एक दफ़ा बुक सामने कर रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे हमारे पास अगर हम यहाँ पे L1 की जानिब से एरिया निकालते तो इसकी चौड़ाई देखें, यहाँ से भी 5 आती है, रास्ते हमने सारे देखने होते हैं। यहाँ से अगर चौड़ा देखा जाए तो यहाँ पे भी 5 है, अगर यहाँ से चौड़ा देखा जाए यहाँ से भी 5 है। L2 का भी यही सिस्टम है, मतलब इनके एरिया सेम हो जाते हैं, तो इस वजह से हम एरिया सेम लिख रहे हैं। अब एरिया सेम हुए तो मतलब देखो फ्लक्स सेम है, जब एरिया सेम है जब, तो फिर इसका मतलब डेंसिटीज़ भी तो सेम ही होंगी ना। समझो बात, स्टूडेंट्स सब बात को समझो। अब फ्लक्स सेम है, एरिया सेम है, तो डेंसिटीज़ भी सेम होगी, फ्लक्स डेंसिटीज़। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दो। फाई की क्या वैल्यू है हमारे पास जी? 0.0000625, और एरिया क्या इनका आया जी? 0.0025। यहाँ से हमें बी की वैल्यू मिलेगी, और बी की हेल्प से ही सारा काम सॉल्व हो जाना। देखिएगा बस यहाँ पे मैं करने लगा हूँ डिवाइड। 0.0000625 डिवाइडेड बाय, मेन मसला मुझे एक ही जगह पे जाके आता है, वो है हमारा ग्राफ को सही तरीके से यहाँ पे ड्रा नहीं किया गया, जिससे हम तय नहीं कर पाते। ये देखें 0.25 टेस्ला आ गया,
ठीक है जी। टेस्ला यूनिट होता है हमारे बी फ्लक्स डेंसिटी का। तो देखें स्टूडेंट्स, हमें B1 मिल गया। सेंट्रल टेस्ला भी मतलब कि टोटल हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी इतनी जनरेट हुई थी, जिसमें से देखें उसका हाफ चला गया L1 की जानिब और हाफ चला गया L2 की जानिब, दो मेन पाथ लेंथ थी। आप देखें ये काम तो डन हो गया। अब हमारा मतलब जो मेन मुद्दा है, मतलब हमारी करंट के लिए मुझे क्या चाहिए, एफ़ की वैल्यू चाहिए। एफ़ मैं कैसे निकालूंगा जी, ये टोटल है, एफ़ टोटल एफ़ निकालूंगा। वो निकालने के लिए मैं आपको याद करवाता हूँ एक फार्मूला। एफ़ के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था स्टूडेंट्स, HL। ये फार्मूला पढ़ा था ना, आया याद के नहीं? मुझे उम्मीद है आपको याद आ चुका है। अब मुझे सेंट्रल हमने स्टूडेंट्स पता क्या करना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फार्मूला होता है F=HLC, लेकिन यहाँ पे पता क्या है, यहाँ पे एक हमारे पास फ़र्क ये आ जाता है, हम लेंथ के लिहाज से फ़र्क डालते हैं। देखें हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स की लेंथ हैं, एक सेंट्रल लेंथ है, बाकी साइडों वाली लेंथ है। साइडों वाली लेंथ अगर बराबर है ना तो आप उसको एक मरतबा ही लिखोगे। तो हम सेंट्रल लेंथ को लिखेंगे, देखिए उसमें एच को नाम दे देंगे सेंटर का, ठीक है जी, एच सेंटर, और लेंथ को भी नाम दे देंगे सेंटर का, सेंट्रल लेंथ, जिसे आप जानते हो L3 के नाम से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया, जमा। उसके बाद जी एच को आउटर का नाम देंगे, और अपनी L1 और L2 जो आपस में बराबर होकर L समझी जाती हैं उनको भी आउटर का नाम दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि ये लेंथस बराबर हैं आउटर लेंथ के। काफ़ी हमें मतलब कहने झंझोड़ने वाला काम है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं देख लें आपके लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मेरा दिल था ये छोड़ दिया जाए, लेकिन आपके लिए चले ज़रूरी है तो मैंने इसको छेड़ा। अब देखें स्टूडेंट्स, बात आती है हम एच को कहाँ से लाएंगे। तो उसने एक और बात कही थी कि आपको मैग्नेटाइजेशन कर्व दिखाई जाएगी शेप नंबर 110C में, जो कि हमारे पास ये शेप है, ज़रा गौर से देखिएगा, ये शेप है। ठीक है, तो ये शेप में असल बात यह है, मुझे यही मसला आता है कि इन्होंने ग्राफ नहीं सही तरीके से बयान किया हुआ, हर एक पॉइंट नहीं बताया गया, तो हम इस तरह से फंसते हैं। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे पता है आपने क्या करना है, देखो आपने बी मालूम किया है, सेंट्रल बी मालूम किया ना, मतलब कि सेंट्रल की डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी मालूम की है, तो अब उसी की मदद से क्या निकालोगे जी, उसकी एच, मतलब कि उसकी मतलब कि ये क्या नाम है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी निकाल लोगे। देखो अब हम देखते हैं सेंट्रल बी कितना था जी, ये देखें बी सेंटर 0.5 टेस्ला। अब यहाँ से देखो ये नीचे वाली लाइन पे एच यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये वाली लाइन पे बी दिखाया जा रहा है, ये 0.5 की लाइन बनती है। अब हमने इस कर्व के मुताबिक देखना है, ये देखें यहाँ से अटैच होती है और ऐसे नीचे आती है, मतलब ये पॉइंट है हमारा, मैं मेंशन किए देता हूँ, ये हमारा पॉइंट है जी, किसके लिए, सेंट्रल बी के लिए। आ गई समझ। अब देखते हैं ये कितना बनता है, यहाँ पे एच कितना बनता है, एच सेंटर कितना बनता है, क्योंकि बी सेंटर तो यहाँ पे हमारा 0.5 टेस्ला हो रहा है, तो एच कितनी वैल्यू देता है। देखें अगर यहाँ पे हमें 100 दे रहा है, तो इसके साथ साथ बढ़ते बढ़ते ये हमें सेंटर में जाके क्या देता है। अब देखने वाली वही बात आ जाती है कि यहाँ पे कर्व इतनी बयान नहीं है जितनी होनी चाहिए मेरे स्टूडेंट्स, इतना बयान नहीं किया गया कर्व को, 110C। अब बात यार कहाँ पे आके इन्होंने काफ़ी तंग करके रखा हुआ है। ये तो शेप भी फिगर यार, ये तो 1.9 है, ये तो फिगर ही 1.9 है। वो कहता था हमें फिगर कौन सी देखनी है आपने, 110C देखनी है, तो 110C मेरे ख्याल में कहीं पे पीछे पड़ी हुई है फिगर। इसको पीछे चलते हैं, हम कहानी के शुरुआत में चलते हैं, जहाँ पे हमने इन कर्व्स के साथ छेड़छाड़ शुरू की, मतलब जहाँ पे हमने इन्हें कहने के छेड़ना शुरू किया, वहाँ पे चलते हैं, शायद वहीं पे कहीं पे ये वैसे स्टूडेंट्स बात ये है, आपको जब दी जाएगी ना उसमें मतलब कि पेपर में, तो ज़्यादा बयान करके दी जाएगी। बात वही आई है ना, यही मुझे गुस्सा आता है यार, इन किताब वालों पे कितने गधे हैं। किताब वाले ने यार देखो क्या किया, वो एग्जाम्पल वहाँ पे दे रहा है और शेप यार देखो चैप्टर के अंदर पड़ी हुई है। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। अब ये देखो ये हमने निकाली थी यार, अल्लाह माफ़ करे, मैं ऐसा कहना नहीं था चाहता इस बंदे को, अब क्या कह सकता हूँ, मेरे जहन से यार कह लो इतना बुरी बुरी बात इस बंदे के लिए निकल दिया ना, लेकिन मैं खामोश हूँ। अब देखो ये 0.2 है, ये 0.4 है, हमारा आया 0.5 टेस्ला, तो हमने यहाँ इस लिहाज से कर्व को देखना है। ये देखें कहाँ पे आके बनता है, ये यहाँ पे पॉइंट दे रहा है, तो ये देखें आगे 60 होगा, फिर 70 होगा, तो ये कितना बन गया 70, और ये सेंटर में आ रहा है 70 के आगे थोड़ा जा रहा है, तो ये 75 बन रहा है, 75। समझ आई, इस तरह से हमें पता चलता है। लेकिन बात यह है कि मैं ऐसे क्वेश्चन को तरजीह नहीं देता जिसमें बच्चे को ही कंफ्यूज कर दिया जाए। एच सेंटर, अगर मैं इतना कंफ्यूज हूँ तो आप कितना होगे सोचो, 75 अम्पेयर
टर्न्स पर मीटर इसका मतलब कि यूनिट होता है। ठीक है, समझ आ गई जी। चलें, इतना तो हमें पता चल गया, हमने देखना कहाँ से है। अब आउटर की देखें हम कैसे चेक करते हैं। आउटर में हमने लेंथ ही देखनी है, लेंथ कितनी है हमारी इसकी। स्टूडेंट्स देखें, इसके लिए लेंथ आई है 0.63 मीटर। ठीक है, लेंथ तो हमें पता है। अब इसका B1 और B2 आपस में इक्वल है, इसी वजह से हमने एक दफ़ा ही एच आउटर लिखा, अगर दो दफ़ा लिखेंगे आना वही है एज इट एज। इसमें 0.25 टेस्ला, तो देखते हैं इसके लिए हमारे पास एच कितना है। ये देखो, ये 0.25 स्टूडेंट्स यहाँ कहीं पे बनता है, जो 50 पे बन जाता है। मतलब ये 50 पे लाइन, ये हमने पहले किया था, मतलब एक एग्जांपल में कि ये काम हम कर चुके हैं, यानी कि 0.25 पे हम वैल्यू रख चुके हैं 50 एच की। तो ये 50 वैल्यू है, बस इतनी सी कहानी है यार। जितना इन्होंने तंग किया हुआ है, इतना तंग करने वाली बात नहीं है। ये 50 एम्पेयर टर्न्स पर मीटर है। ठीक है, समझ आ गई। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, देखें दोनों वैल्यूज़ गिवन है, एफ़ की वैल्यू निकालूंगा। इसे मैं एफ टी कह सकता हूँ, टोटल मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। एच की वैल्यू पुट करो, पहले वाले की 75, एल की क्या वैल्यू है सेंटर वाली लेंथ की 0.21 मीटर। वो देखें L3 के नाम से मैंने मेंशन की थी, सेंट्रल लेंथ थी ना ये। उसके बाद जी प्लस आउटर का मतलब आ जाता है, ये आउटर की क्या वैल्यू है 50। और आउटर लेंथ कौन सी है, मतलब साइडों वाली लेंथ से, जो साइड वाले उसके बाजू हैं, तो वो कितनी है 0.63 मीटर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के जी जब हम ओवरऑल प्रोसीजर सारा परफॉर्म करते हैं, तो ये आ जाता है 47.3 एम्पेयर टर्न्स। इसका यही यूनिट होता है। ठीक है, इसका मीटर शीटर सारा कैंसिल हो चुका होता है। तो स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास आ गया, एफ टी आ गया। अब मैं उस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकता हूँ, एफ इज़ इक्वल टू एन आई वाले को। तो देखें फाई वाला भी इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन उसमें मुझे रिलक्टेंस को निकालना पड़ता। ठीक है, तो इस वजह से इस फार्मूले को हम तरजीह देते हैं, ये जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, एफ इज़ इक्वल टू एन आई। तो देखें क्या होगा जी, मुझे करंट चाहिए तो करंट इधर ही रह जाएगी और एफ बटा एन आ जाएगा, तो एफ टी ओवर एन। अब वैल्यूज़ पुट करो, एफ टी मतलब कितना आया जी 47.3। नंबर ऑफ़ टर्न्स कितने आए हैं हमारे, 400 टर्न्स थे। तो इनको डिवाइड करके देखो, आपको आंसर मिल जाता है। तो 47.3 डिवाइडेड बाय 400, तो ये आ रहा है 0.11 अम्पेयर करंट। बस इतनी सी कहानी थी। लेकिन देखें स्टूडेंट्स, एक ग्राफ को देखने में हमें इतना टाइम लगा, तो आप देख सकते हैं कि अगर ये पेपर में आ जाए तो आपको कितना मुश्किल पेश आएगा, अगर ऐसा ही ग्राफ आपका सर दे दे जिसका सिर ही फिरा हो। ठीक है, सिर फिरा अगर आपको चमक जाता है ना कोई उस्ताद, तो आप ऐसे ही फंस जाओगे। अब मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ। इसने बी सी जूस में क्या पूछा हुआ है, तो सी और डी में से एक मैं करूँगा, बाकी आपने बी और डी आपने करना है। ठीक है, देखो वो कहता है स्टूडेंट्स देखें, इसमें उसने बी पार्ट में क्या किया, वो कहता है उस वक्त करंट कितनी होगी जब आप फ्लक्स डेंसिटी को 1 टेस्ला कर दोगे। ठीक है, बस इतनी उसने बात की हुई है। क्या वो डबल हो जाएगी, यानी ये बस उसके पूछने वाला एक फ़िक्रा है, काम वही करना है आपने, बी को 1 टेस्ला कर देना। ठीक है, बाकी आपका दूसरा 0.25 जो था उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। ये चलो मैं सारे चेंजेस अभी आपको करके दे देता हूँ। ये देखो, अब हमारा बी क्या हो चुका है, सेंट्रल बी वो 1 टेस्ला हो चुका है, मतलब ये 0.5 की जगह 1 टेस्ला हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवर बी जूस ये 1 टेस्ला हो गया। ठीक है, 1 टेस्ला यानी कि 1 टेस्ला अगर ये होता तो फाई टोटल का फार्मूला बनेगा 1 टेस्ला यानी कि 1 इंटू 0.0025, जिससे हमारा टोटल फाई आ जाएगा 0.0025। यहाँ पे 1 आ चुका होगा, 1 इंटू दिस। ठीक है, यानी मैं वैल्यूज़ चेंज करता जा रहा हूँ। जब ये टोटल है तो इसका 2 गुना, मतलब ये जब 2 हिस्सों में डिवाइड होगा तब कितना आएगा, देखते हैं 0.0025 डिवाइडेड बाई 2, तब ये आ जाएगा स्टूडेंट्स देखें 0.00125, 0.00125 वेबर, यानी हर एक की तरफ इतना इतना जाएगा। फाई 1 और फाई 2 इसके इक्वल होंगे। जब हम ये फार्मूला लगा के एरिया की मदद से इसको निकालेंगे तो देखें आंसर डिवाइडेड बाय 0.0025, तो ये हमारे पास 0.5 टेस्ला आ जाएगा। ये हमारे पास 0.5 टेस्ला आ जाएगा। मतलब अगर हम इसके मुताबिक निकालेंगे, ऊपर पुट कर देंगे 0.00125 वेबर, और नीचे तो वैल्यू वही रहनी है ना, एरिया तो उतना ही रहना है, एरिया में चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ बी की वैल्यू चेंज हो रही है बी जूस में। तो देखें ये चेंज हुआ तो 0.5 टेस्ला मेरे पास आ गया। फिर 0.5 टेस्ला के मुताबिक हमने ये चेक किया था, तो एच की वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। देखें एच सेंटर जो है उसकी बात हो रहा है वो 1 टेस्ला पे है, लेकिन एच आउटर जो है, मतलब कि आउटर्स का एच जो है वो 0.5 टेस्ला पे चला गया हुआ, जिसे हमने आगे चेक किया था इसके लिए, तो वो 75 था ना उस वक्त, यानी कि इस वक्त ये 75 वैल्यू पकड़ लेगा आउटर वाला, अगर हम ग्राफ में देखते हैं अम्पेयर टर्न्स पर मीटर। लेकिन ये मुझे चेक करना पड़ेगा ये कितना हो जाएगा। फॉर ये बी जूस के लिए कर रहा हूँ मैं, अगर 0.5 टेस्ला है
सॉरी क्या नाम है ये 0.5 टेस्ला, अगर वो 1 टेस्ला, तो 1 टेस्ला पे मुझे वो ग्राफ कितनी वैल्यू देता है, मैं अब वो चेक करने लगा। तो वो ग्राफ जी कितनी वैल्यू देता है, कहाँ पे गया ये ग्राफ है 1 टेस्ला पे, हाँ जी। तो ये देखें स्टूडेंट्स, वही शेप फिर से आपके सामने आ गई, ये 1 टेस्ला हो रहा है, इसी की लाइन में जाता जाऊँ ये पॉइंट बनता है। तो ये पॉइंट मेरे पास सेंटर में आ रहा है 100 और 200 के। आप देखें यहाँ पे भी सही तरीके से मेजरमेंट्स नहीं बताई गई, तो फिर भी मैं आपको चेक करके देता हूँ कि सोल्यूशन ने इसकी कैसे वैल्यू, कितनी वैल्यू रखी है, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जब ये ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है तो मुझे सोल्यूशन को ओपन करना ही पड़ता है। तो ये 160 उन्होंने समझी हुई है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 160 के इक्वल आती है। तो इन हालात में हमारे पास एच हमारा सेंट्रल वाला 160 हो जाएगा, ठीक है, 160 एम्पेयर टर्न्स पर वेबर, सॉरी पर मीटर। तो हम इसकी मदद से फिर सॉल्व करेंगे। देखें यहाँ पे 0.21 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि लेंथ वही है, लेंथ ही सेम रहेंगी, बस यहाँ पे 75 की जगह आ जाएगा 160 और यहाँ पे 50 की जगह आ जाएगा 75। इन दोनों को ज़रब करके जो आंसर आएगा, ठीक है, आंसर हमारा कितना आ जाता है जी, अगर हम इन दोनों को ज़रब देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 80.8 एम्पेयर पर टर्न्स। फिर यहाँ पे आ जाएगा 80.8 एम्पेयर पर टर्न्स और उस लिहाज से हमारी करंट आ जाएगी 0.2 एम्पेयर। तो क्या हमारी करंट जी डबल हो गई है? बिल्कुल हमारी करंट डबल हो गई है। देखें एक एक का डबल हो रही थी, 2 मेरे पास आ रहा है, तो मतलब हमारी करंट डबल हो जाती है अगर हम क्या करते हैं जी, टेस्ला को डबल करते हैं। अब हमारा इसका जो CD रह गया वो हम करते हैं जी नेक्स्ट COD में। अब वो क्या कहता है मुझे, COD में स्टूडेंट मैं एक ही सॉल्व करूँगा, दूसरा आपने खुद करना है जी। अगर दोनों इंपॉर्टेंट हुए तो फिर देख लेते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, एक मैं करूँगा बाकी आप कर लीजिएगा, ठीक है। देखें इंतहाई आसान पार्ट है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर आप इसे मुश्किल बनाना चाहते हो तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। देखो अब ज़रा गौर से देखना, इस चीज़ को मिस ना करना, ठीक है, फिर ये ना हो बोलो कि सर ये आपने कैसे कर दिया। अब मैं करने लगूँ C जूस, D जूस आपके सिर पे है। ये देखो वो कहता है C जूस के अंदर, यार ये क्या, वो कहता है व्हाट आर द रिलक्टेंसीज, आपने मुझे रिलक्टेंसीज निकाल के देनी है सेंटर और राइट लेग्स की, मतलब कि सेंट्रल लेग की और राइट लेग की, कोर की जो है, अंडर द कंडीशन इन पार्ट ए, पहले पार्ट ए के मुताबिक, फिर दूसरे में पार्ट बी, यानी उसमें टेस्ला यानी कि फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। आपने रिलक्टेंस का स्टूडेंट फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, एज वी नाउ डेट अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ F इज इक्वल टू फाई आर होता है, ठीक है, फाई आर होता है, यही पढ़ा हुआ ना हमने। अभी हम ये फाई आर किसके, फाई आर ये जनरल मैंने फॉर्म लिखी है, हमने सेंट्रल आर निकालना है और राइट आर निकालना है। तो पहले मैं सेंटर वाला आर निकालूंगा। सेंटर वाले आर के लिए फाई कौन सा इस्तेमाल होगा, टोटल वाला फाई, क्योंकि सेंटर में हमारा फ्लक्स टोटल था, ये हमने देखा था स्टूडेंट्स, ये हम चीज़ देख चुके हैं। आपको नहीं याद तो मैं एक दफ़ा फिर से शेप भी दिखाता हूँ इसकी। ये देखें, ये इसकी शेप थी, हमने देखा था कि सेंट्रल में जो लेंथ थी वो फाई को डिलीवर करती थी, टोटल फ्लक्स जो जनरेट होता था उसको डिलीवर करके आगे फिर भेजती थी, मतलब यहाँ पे टोटल फ्लक्स इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका फार्मूला आ जाएगा, देखें टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय, अब टोटल फ्लक्स तो उधर जाके डिवाइड होना है, तो FT डिवाइडेड बाय टोटल फ्लक्स, ठीक है, समझ आ गई। इसमें वैल्यूज़ पुट करो और अपना आंसर पाओ। FT कितनी है आपके पास जी, अब FT आप ये वाली वैल्यूज़ नहीं पुट कर सकते, आपको FT पुट करनी पड़ेगी ओनली एंड ओनली सेंट्रल के लिए, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे H सेंटर और L सेंटर, समझ आ रही है, L सेंट्रल लेंथ लिखनी पड़ेगी और H सेंटर लिखनी पड़ेगी और बटे में फाई टी। अब आप ऊपर आ जाओ, आपको भी समझ आ जाती है कितनी थी फाई टी, हमने कहाँ पे देखी थी, ये देखें ये फाई टी थी, ये देखें हमने निकाली थी उस वक्त, तो ये कितनी आई थी 0.00125, ये ए जूस के लिए आई थी, तो ए जूस वाली हम यहाँ पे नीचे पुट कर देते हैं 0.00125। ये सेंट्रल टोटल वाली आई थी, सेंट्रल यानी इसे फाई सेंटर भी कहा जा सकता है, और ये 5 1 5 2 ये दूसरे राइट साइड वालों के लिए, राइट और लेफ्ट वालों के लिए। तो ये तो मुझे पता चल गई। H सेंट्रल मेरे पास कितनी आई थी, ये हमने यहाँ पे आके मेंशन किए थे, ये देखें स्टूडेंट मैंने ये H सेंटर और L सेंटर मेंशन किया हुआ, 75 ज़रबे 0.21, तो ये आ जाएगा 75 इंटू 0.21। इनको ज़रब करवाऊँगा तो मुझे R सेंटर मिल जाएगी। काफ़ी गंद मचेगा लेकिन आपको जस्ट करना ही होगा, अदरवाइज़ आप जानते हैं फिर आपको समझ को नहीं आनी। 0.21 के साथ ज़रब हो गया तो 15.75, ये देखें मैं इनको ज़रब करवा रहा हूँ, डिवाइड करवाने लगा हूँ 0.00125 के साथ, तो ये मेरे पास आ गया जी 12.6 के। इसका यूनिट होता है मेरे पास एम्पेयर टर्न्स पर वेबर, ठीक है जी।
ये मेरे पास आ गया आर सेंटर। दूसरा उसने पूछा हुआ था राइट साइड का, मुझे आपने निकाल के देना है। तो राइट साइड के लिए आप जानते हैं फिर कौन सा फ्लक्स इस्तेमाल होगा और क्या चक्कर होगा। तो देखें ज़रा, सिंपल सी बात है, फ्लक्स स्टूडेंट्स उसके लिए साइड वाला इस्तेमाल होगा, इसके लिए दूसरा इस्तेमाल होगा। अब मैं काफ़ी इस चीज़ से कह लें कि शर्मिंदा हो रहा हूँ कि ये जो हमारे सॉल्यूशन अवेलेबल करने वाले होते हैं वो भी कितनी बड़ी मिस्टेक करते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है बटे में 5 टोटल, इसके केस में भी यानी कि आर राइट के केस में लिखा हुआ है, जब उसने बोला था ना कि राइट साइड की रिलक्टेंस निकाल के दो, तो उसमें लिखा हुआ है टोटल एफ। ठीक है, टोटल एफ तो लिखना ही नहीं चाहिए यार, ये बच्चों के साथ ज्यादती है। यहाँ पे होना चाहिए एफ राइट। और बटे में देखो क्या आएगा जी, फ्लक्स ऑफ राइट साइड। यार बच्चों को कंसेप्ट दो, ऐसे नहीं काम चलेगा। तो एफ राइट का मतलब किस में आ जाएगा, एच राइट। एच राइट का मतलब यही है एच आउटर, आउटर साइड का एच। तो वो क्या था जी, ये देखें आउटर यहाँ पे मैंने लिख दिया, और एल आउटर, लेंथ भी आउटर साइड वाली आएगी। और बटे में आएगा फ्लक्स राइट। राइट फ्लक्स मीन्स ये फाई 2 हो सकता है, फाई 2 था हमारा, फाई 2, फाई नहीं फाई 1 रखा था हमने उसे, फाई 1। अब देखो एच आउटर कितना, एल आउटर कितना, सारी वैल्यूज़ मैं पुट करता हूँ। ये हमने यहाँ पे देखे स्टूडेंट्स, एच आउटर और एल आउटर रखा था, ये 50 था, हमारी एज उसके लिए 50 था, और ये 0.63 था हमारा एल आउटर, यानी कि लेंथ थी जो। तो लिहाजा 50 ज़रबे 0.63 हुआ था ऊपर, और बटे में आ जाएगी फाई 1 की वैल्यू। फाई 1 हमारे पास कितना था जी, ये देखें इक्वल थे 0.0000625। तो इस चीज़ को समझिएगा, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं जिन्हें स्किप करवा दिया जाता है और बच्चा नहीं समझता। तो ये आपके पास आ रहा है 50.4 किलो अम्पेयर टर्न्स पर वेबर। ठीक हो गया जी। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। डी जूज़ आपने खुद करनी है, काफ़ी सिंपल है, मैं आपको उसका तरीका बता देता हूँ। उसमें चेंज आएगा तो सिर्फ इतना आएगा, देखें स्टूडेंट्स, वहाँ पे फ्लक्स ये वाला डबल होगा, ये भी डबल होगा, यानी कि 0.0125 जहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे हमारा क्या इस्तेमाल हो रहा होगा जी, वहाँ पे हमारा 0.00, ये क्या आ गया जी, ये वहाँ पे हमारा वैल्यू इस्तेमाल हो रहा होगा 0.0025, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0.0025, और ऊपर 75 की जगह 150, और 160, सॉरी 160 और 0.21, और यहाँ पे 75 और 0.63। तो थोड़ा थोड़ा फ़र्क आएगा, मुझे उम्मीद आप कर लोगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।